वन नेशन वन इलेक्शन पर सदन में संग्राम हो गया। एक तरफ जहां इंडिया का कहना था कि बिल संविधान के मूल्य ढांचे पर हमला है और सदन के कानूनी अधिकार से बिल्कुल परे है, तो वहीं एनडीए ने कहा कि यह बिल राज्यों की शक्तियों को छीनने वाला नहीं है बल्कि पूरी तरह से संविधान के तहत है। दरअसल लोकसभा में मौजूदा सत्ता पक्ष और सांसदों ने वन नेशन वन इलेक्शन के बिल का समर्थन किया। सदन में बिल के विरोध में उठे शोर के बाद सरकार को इससे जिप्सी को भेजने के लिए राजी होना पड़ा और विरोध के बीच विपक्ष की मांग पर इस मुद्दे को बाकायदा डिवीजन की मांग की गई थी, लेकिन नई सदन में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम से वोटिंग करवाई गई। स्पीकर का कहना था कि अगर वोट दर्ज होने में कहीं कोई भी कमी रह जाती है तो सांसद पर्ची के जरिए वोट करा सकते हैं। पहले मशीन से वोटिंग हुई जिसमें सरकार के पक्ष में 220 और विरोध में 149 वोट पड़े, यानी कुल मिलाकर 369 वोट दर्ज किए गए। कई सदस्यों के वोट दर्ज होने के बाद जब पर्ची से वोटिंग हुई तो कल 467 वोट पड़े, जिसमें 269 सरकार के पक्ष में और 198 विरोध के पक्ष में पड़ते हुए दिखे हैं। अब देखते हैं कि आखिर पक्ष में कौन है और विपक्ष में कौन है। नमस्कार, मैं मोनिका और आप देख रहे हैं न्यूज़ वन प्लस, सत्य, साहस और सेवा के साथ सिर्फ सच। आप देख रहे हैं न्यूज़ वन प्लस, हर वक्त हर खबर। केंद्र सरकार ने लोकसभा में मंगलवार को अपना महत्व एजेंडा वन नेशन वन इलेक्शन से जुड़ा बिल पेश किया, लेकिन विपक्ष के तीखे और पूरे जोर विरोध के बाद सरकार ने इसे सदन से नियुक्त समिति के पास विचार विमर्श के लिए भेजने का फैसला किया है। जहां मोदी एनडीए सरकार से नई इसी चुनाव सुधार की तरह पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वही विपक्ष इसे संघवाद, संविधान के मूल भावना और नागरिकों को वोट कराने के अधिकार पर चोट और तानाशाही का प्रवृत्ति दे रहे हैं। केंद्रीय कानूनी मंत्री अर्जुन लाल मेघवाल ने मंगलवार को सदन में बिल पेश किया। इसके बाद विपक्ष की ओर से लेकर विरोध के सुर उठने शुरू हो गए। विपक्ष के विरोध तेवर और विपक्ष की मांग पर डिवीजन की मांग की गई। इस तरह से सदन की नई इमारत में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक मशीन से वोटिंग हुई है। इसके मद्देनजर लोकसभा में टीएमसी, कांग्रेस, शिवसेना सहित तमाम दलों ने बकायदा व्हिप जारी कर दिया है। जहां एक और सरकार की ओर से सदन और उप नेता राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने मोर्चा संभाला, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष की ओर से कांग्रेस के गौरव गोइया और मणिकमम टैगोर, टीएमसी कल्याण बनर्जी, सौगत रॉय, एसपी के धर्मेंद्र यादव, डीएमके के टीआर बालू, ए वे राजा, शिवसेना अनिल दिसोया, आरपी के ए1 प्रेमचंद इसका सदन में पुरजोई करते हुए दिखे। हालांकि इतने महत्वपूर्ण एजेंडे के मौके पर सदन में पीएम नरेंद्र मोदी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस के संगठन महासचिव के सी वेणुगोपाल और सपा नेता अखिलेश यादव गैर मौजूद रहे थे। अब देखते हैं कि कौन किसके पक्ष में है और कौन किसके विपक्ष में। सरकार ने आखिर किसका पक्ष रखा, वहीं विपक्ष की ओर से कौन था। दरअसल वन नेशन वन इलेक्शन बिल पर एनडीए गठबंधन के सभी घटक दल समर्थन में है और बीजेपी के साथ जदयू, शिवसेना, एसपी, आरएलडी अपना दल जैसे दल एक साथ हैं। इनके अलावा वाईएसपी जैसे दलों ने भी समर्थन किया है। वहीं अगर विपक्ष की ओर देखें तो इंडिया गठबंधन के तमाम दल वन नेशन वन इलेक्शन के बिल के खिलाफ है। इनमें कांग्रेस, टीएमसी, एनसीपी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, डीएमके, रजत और सपा नेशनल कॉन्फ्रेंस, आरएसपी और चंद्रशेखर आजाद पार्टियां भी शामिल हैं। अब देखते हैं कि आखिर सरकार ने किसका पक्ष रखा। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने के प्रावधान वाले 129A संशोधन बिल 2024 के जुड़े संघ राज्य क्षेत्र विधि संशोधन बिल 2024 को पेश करवाने का प्रस्ताव किया था। मेघालय ने कहा कि एक साथ चुनाव कराने से संबंधित प्रस्ताव बिल राज्यों की शक्तियों को छीनने वाला है बल्कि पूरी तरह से संविधान समेत है। उनकी दलील थी कि बिल से ना तो सदन की शक्ति कम हो सकती है और ना ही राज्यों की विधानसभाओं की शक्ति कम हो सकती है। उन्होंने बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के एक कथन का उल्लेख करते हुए कहा कि देश के संघीय ढांचे को कोई नहीं बदल सकता है। उन्होंने कहा कि जिस वर्ग से बाबा साहेब आते थे मैं भी उसी वर्ग का हूँ। पीएम मोदी ने मुझे ये अवसर दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार का मत है कि किस विधायक को जिप्सी के विचार के लिए भेजा जाए।
अब देखते हैं कि आखिर विपक्ष ने अपना क्या पक्ष रखा है, क्योंकि पूर्व केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी ने कहा है कि बिल बेबुनियादी ढांचे पर हमला है और इससे सदन में विधि अधिकारी क्षेत्र से बाहर है, भारत राज्यों का संघ है और ऐसे में केंद्रीकरण का ये प्रयास पूरी तरह से संविधान विरोधी है। सपा के धर्मेंद्र यादव ने कहा कि सिर्फ 2 दिन पहले ही संविधान की कसमें खाने वालों ने आज इसे बदलने में कोई कसर नहीं रखी है। 2 दिन के अंदर ही ढांचे के खिलाफ ये बिल लाया गया है और टीएमसी के कल्याणी बनर्जी ने कहा कि बिल संविधान के मूल ढांचे पर हमला है और सदन के कानूनी अधिकार से भी परे है। उन्होंने इस बात को लेकर दावा किया कि इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन वहीं डीएम के टीआर बालू ने स्पीकर से सवाल किया कि जब सरकार के पास 2/3 बहुमत ही नहीं है तो फिर इस बिल को लाने की अनुमति आपने इनको कैसे दे दी है। इस पर बिरला ने कहा कि मैं अनुमति नहीं देता हूं, सदन अनुमति देता है। कई अन्य नेताओं का मानना है कि यह बिल लोकतंत्र पर हमले का प्रयास है। अब देखते हैं कि आखिर समकालीन चुनाव का मतलब क्या है। दरअसल बिल में संविधान में अनुच्छेद 82A जोड़ने का प्रस्ताव है, जो लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं की अवधि को एक साथ कराने का प्रावधान करता है। इसके तहत अनुच्छेद 82A में प्रावधान किया गया है कि समकालीन चुनाव का मतलब ये होगा कि लोकसभा के साथ ही साथ सभी राज्यों के राज्य विधानसभाओं के चुनाव कराए जाएंगे। अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा के पहले सत्र के सार्वजनिक अधिसूचना जारी कर इस अनुच्छेद को लागू कर सकते हैं। इसके अलावा ये भी प्रावधान किया गया है कि लोकसभा के पूरे कार्यालय की समाप्ति भी किसी राज्य विधानसभा का कार्यालय समाप्त होगा, भले ही उसका चुनाव पहले हो गया हो। अब वहीं इसी बीच एक सवाल और उठता है कि आखिर कब होंगे मध्यावधि चुनाव। अन्य संशोधन में अनुच्छेद 83 और 172 के संशोधन में प्रावधान किया गया है कि इसके तहत लोकसभा और विधानसभा के कार्यालय को तय किया गया है। इसके तहत महत्वपूर्ण काल यानी फुल टर्म शब्द जिसका प्रयोग किया गया है, इसमें कहा गया है कि अगर लोकसभा को उसके कार्यालय से पहले किसी कारण से भंग किया जाता है या फिर मध्यावधि चुनाव होंगे। इसका मतलब ऐसे समझा जा सकता है कि अगर सरकार किसी कारण से गिर जाती है या अविश्वास प्रस्ताव के कारण सरकार सदन में बहुमत देती है तो नई सरकार के गठन के लिए मध्यावधि चुनाव होंगे, लेकिन उसके कार्यालय से बचे हुए कार्यालय के लिए ही होंगे। बिल को लेकर सरकार और विपक्ष अपने अपने तर्क लगा रही है। विपक्ष की ओर से कहा जा रहा है कि सरकार ने तो बिल पेश किया है, लेकिन अब वो जानती है कि उसके पास संविधान संशोधन के लिए सदन में जरूरी 2/3 बहुमत नहीं है, भले ही सरकार 2029 में इसे जमीन पर उतारने की बात कर रही हो। लेकिन विपक्ष का कहना है कि अगर 10 साल में भी इसका होना आसान नहीं है तो बिल्कुल सदन में दोनों सदनों के साथ राज्यों में भी पास होना पड़ेगा, जो अपने आप में काफी मुश्किल है और जटिल प्रक्रिया होने वाली है। इसको लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और हमारे चैनल न्यूज़ 1+ को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं न्यूज़ 1+, हर वक्त हर खबर।